हेलो एवरीवन, बात करेंगे डेली करंट अफेयर की क्लास के बारे में। जैसा कि आज है 17 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करेंगे 16 और 17 अक्टूबर के करंट अफेयर। संडे के दिन न्यूज़ कम होती है, इसलिए मैं 2 दिन का करंट अफेयर आज लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है खास हमारे पास आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में ये सारी डिटेलिंग उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ओके, क्लियर। अच्छा, थीम क्या है? तो थीम सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि एग्जाम में थीम पूछ लिया जाता है। तो थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। इस थीम के साथ 2023 का गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात करें, क्योंकि जब तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये डिसाइड नहीं किया जाता कि कब मनाया जाएगा किसी भी दिन को, तब तक वो वैश्विक स्तर पर मान्य नहीं होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 22 सितंबर 1992 में ये डिसाइड किया गया था कि 17 अक्टूबर को हम गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। ओके, अब चर्चा करते हैं, थोड़ा सा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि क्या स्थिति है गरीबी की। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर 110 देशों के डेटा के बारे में बात करेंगे। तो 110 देशों का जो डेटा कलेक्ट किया गया था उसमें ये बताया गया कि इनकी जो आबादी है 6.1 अरब अरब है, ठीक है। और इसमें से 1.1 अरब लोग, यानी कि लगभग 18% की जो जनसंख्या है वो कैसी है? तो वो गरीब है। और ये बताया गया है कि बच्चों में जो गरीबी की दर है वो सबसे ज्यादा है, 27.7% है। जबकि जो वयस्क हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, उनके अंदर जो गरीबी है वो 13.4% है। इस बात को याद रख लेंगे। क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत की जो परिस्थितियां हैं उसको समझते हुए गरीबी को समझते हैं कि क्या स्थिति है भारत में गरीबी की। तो भारत की जो आबादी के बारे में अगर बात की जाए तो लगभग ये कहा गया कि भारत में 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं। 18.7% की जो जनसंख्या है वो गरीब है। इसमें से बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए, भारत सरकार गरीबी को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है, तो इसमें हमें चेंजेस भी देखने को मिला। ठीक है, 2005 और 6 में हम देखते हैं कि 44.3% की जो पॉपुलेशन है वो गरीब कही जाती है। लेकिन 2019 और 2020 आते आते, यानी 2019 से लेकर 2021 तक के बीच में जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो देखा जाता है कि भारत में जो गरीबी का प्रतिशत है वो घटकर 11.8% तक रह गया है। साथ में ही जो बाल मृत्यु दर है वो 4.5% से घटकर 1.5% भी रह गई है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सरकारें लगातार काम कर रही हैं और भारत में भी काम हुआ है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे के बारे में। वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर को 1945 के दिन ही संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FAO कहते हैं, FAO कहते हैं, इसकी स्थापना करी गई थी। तो FAO की स्थापना दिवस को ही हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल 16 अक्टूबर को। ओके, और इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो बात कर लेते हैं। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है और किसी को पीछे न छोड़ें। इस थीम के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वैश्विक स्तर पर लगभग 150 से अधिक देश विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थापना दिवस, यानी कि राइजिंग डे ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी NSG का जो स्थापना दिवस है वो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1986 में संसद में एक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत ये अस्तित्व में आया था। इस बात को समझ लिया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का जो रीजन दिया गया, इसकी स्थापना का जो, अच्छा, इसका 39 नंबर का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि स्पेशली इसको आतंकवादी रोधी जत्थे के रूप में हम जानते हैं। स्पेशली आतंकवादी घटनाएं जहां पर होती हैं वहां पर ये काम करता है। देखिए, NSG का मुख्यालय आपको गुरुग्राम के मानेसर में देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्रमुख होता है वो महानिदेशक होता है, और महानिदेशक की नियुक्ति कौन करता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा करा जाता है। इस बात को याद रख लेंगे। ठीक है, इनकी जो पोशाक होती है वो काली होती है, स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, जो काली बिल्ली का प्रतीक चिन्ह होता है।
आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो एनएसजी के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए, ठीक है, 1986 से लेकर 1988 के बीच में ये चला था। ऑपरेशन अश्वमेध चलाया गया था इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट को जब जो है आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, 1993 की घटना है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट या वज्र शक्ति चलाया गया था अक्षरधाम मंदिर पर जब आतंकवादी हमला हुआ था। और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया था जब मुंबई में ब्लास्ट किए गए थे 2008 में, है ना। तो ये एक आतंकवादी रोधी जत्थे के रूप में हम समझ सकते हैं एनएसजी को। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शतरंज अंडर 20 का विश्व चैंपियन कौन बन गया है? तो शतरंज अंडर 20 का विश्व चैंपियन बन गए हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है रौनक साधवानी। और रौनक साधवानी की उम्र 17 साल की है, महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं और प्रधानमंत्री ने इनको बधाई भी दी है, तो इनका नाम याद रख लेंगे। इन्होंने किसे हराकर ये खिताब जीता है? तो इन्होंने जर्मनी के टोबियास कोएले को हराकर ये विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा वियतनाम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वियतनाम की यात्रा पर एस जयशंकर जी गए थे और वहां पर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करें तो 1929 में वियतनाम की 3 दिन की यात्रा पर ये गए थे और वहां पर जाने के बाद एक सांस्कृतिक और एक साहित्यिक प्रभाव उनके द्वारा छोड़ा गया था वियतनाम की जनता पर। भारत और वियतनाम के बीच में जो एक सांस्कृतिक और आपसी जो संबंध है वो लगभग 2000 साल पुराना है। वियतनाम को बौद्ध धर्म से संबंधित एक देश के रूप में हम समझ सकते हैं। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करें तो इनकी जो रचना है गीतांजलि, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था सॉन्ग ऑफ रिंग्स में जब इसका अनुवाद किया गया था तो इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि यूरोप के बाहर किसी देश के लेखक को नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और ये सम्मान 1913 में इनको दिया गया था। ओके, साथ में ही गीतांजलि का अनुवाद वियतनामी भाषा में किया गया था 2001 में, और 1982 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की याद में उनको स्मरण करते हुए डाक टिकट भी जारी करा गया था वियतनाम में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत किस आगामी ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा? अच्छा, कल की न्यूज में मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ओलंपिक समिति है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका जो 141 नंबर का सत्र है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो महाराष्ट्र के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया था। ओके, तो इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये दावेदारी पेश करी गई कि 2036 में भारत ये चाहता है कि भारत ओलंपिक की मेजबानी करे, 2036 वाले की। अच्छा, इसके पहले जो ओलंपिक का 86वां सत्र था वो 1983 में भारत में हुआ था नई दिल्ली में, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं। IREDA के बारे में, ठीक है। तो IREDA में वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है वीके मोहंती। तो वीके मोहंती को वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है IREDA का। अच्छा, IREDA का फुल फॉर्म पहले समझ लो। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। ओके, अच्छा, साथ में ही जो हमारे वीके मोहंती जी हैं, इनको 25 सालों का अनुभव है ऊर्जा के क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उसमें काम करने का। हाल ही में पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं नवा पिंड सरदारा का नाम दिख रहा होगा आपको। तो पंजाब का जो गुरुदासपुर है वहां पर नवा पिंड सरदारा गांव है जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। पूरे भारत के 31 हमारे जो स्टेट हैं उसके 750 जो विलेज हैं उन्होंने रजिस्टर किया था, जिसमें से 35 गांवों को चुना गया था और 35 गांवों में से एक नवा पिंड सरदारा भी है। ये पंजाब के गुरदासपुर में आता है। यहाँ पर 2 हवेलियां हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि ये 140 साल पुरानी है और इनकी देखरेख संघा बहनों के द्वारा की जाती है। संघा बहनें 5 हैं, ठीक है। कोठी और पीपल हवेली इनका नाम है। अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है केरला के तिरुवनंतपुरम में। 3D प्रिंटेड इमारत एक ऐसी इमारत है जिसमें कंप्यूटर के द्वारा जो निर्मित डिजाइन होता है उसका परत दर परत उसकी रचना करी जाती है, उसी तरीके से उसे बनाया जाता है। 11 लाख रुपए इसमें लगा है और इसका नाम है अमेज 28। क्या नाम है? अमेज
28 और इसको किसने बनाया है? तो आईआईटी मद्रास के जो भूतपूर्व छात्र हैं उनके द्वारा चेन्नई स्थित स्टार्टअप ट्वास्टा की मदद से बनाया गया है। और इसके पहले हमने सितंबर के महीने में पढ़ा था कि बेंगलुरु में 3D डाकघर भी बनाया गया था। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 23 अगस्त का दिन, जब हमारा चंद्रयान 3 जिसका नाम था विक्रम लैंडर जब वहां पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया था और रोवर ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो इस 23 अगस्त का जो ऐतिहासिक दिन है उसको याद करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करी और ये बोला कि भारत अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाएगा। ओके, देखिए केंद्र सरकार के द्वारा APAR आईडी जो आईडी है उसकी स्टार्टिंग करी गई है। पूछा जा रहा है कि ये किसके लिए स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है अपार आईडी छात्रों के लिए, स्पेशली वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड है, यानी कि अगर एक व्यक्ति अपार आईडी कार्ड बना लेता है और उसको डाउनलोड करता है, रजिस्टर्ड करता है, तो उसके बाद उसका शैक्षणिक सत्र में जो कुछ भी उसका रिजल्ट है, सर्टिफिकेट है, उसके द्वारा जो एक्टिविटी है वो सारा वहीं पर उसे मिल सकता है। एक तरीके से डिजिटली उसका उसका जो शैक्षणिक कार्य है उसको डिजिटली कर दिया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट डिजिटली उपलब्ध होगा अपार आईडी पर। इस बात को समझ लीजिए। साथ में इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक तरीके से कह ले तो क्रांति है, बहुत सारे छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों में भी इसको सही तरीके से कराने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत के बाहर किस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अमेरिका के मेरीलैंड में किया गया है। 19 फुट की प्रतिमा है, इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ओके, साथ में मैं ये भी बता दूं कि इसको राम सुतारा के द्वारा बनाया गया। राम सुतार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसको बनाया था और ये स्थापित कहाँ किया गया था? तो नर्मदा नदी का द्वीप है वहां पर इसको स्थापित किया गया था, सरदार सरोवर बांध के पास में। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आरबीआई ने यूनियन बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, अगर बैंक उसको फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई उन पर जुर्माना लगा सकता है। यूनियन बैंक के साथ साथ आरबीआई ने आरबीएल बैंक के साथ साथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया है। भूतपूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं और साथ में भूतपूर्व कांग्रेस नेता रहे हैं जिनका अभी निधन हो गया है नई दिल्ली में 86 वर्ष की उम्र में मैक्स हॉस्पिटल में। इनका नाम पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है मनोहर सिंह गिल। तो मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है। और साथ में मैं बता दूं कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी थे भारत के, उनका चुनाव करवाया, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया और 20 से अधिक जो राज्य विधानसभा है वहां का भी चुनाव इनके द्वारा करवाया गया था। सन 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1996 से लेकर 2001 तक ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और इसके अलावा ये खेल मंत्री के पद पर भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। ओके, अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा उसका फटाफट, जो पिछले दिन पढ़ा था उसका रिवीजन। ओके, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर के दिन हमने सफेद बेद दिवस मनाया। ओके, 15 अक्टूबर के दिन विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्मदिन होता है उसके अवसर पर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार होता है उस दिन। ओके, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नागा रेजिमेंट की कौन सी बटालियन को प्रेसिडेंट कॉलर्स प्रदान किया गया है? तो नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को ये प्रेसिडेंट कॉलर्स प्रदान किया गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम है जिसको आयोजित किया गया था 11 और 12 अक्टूबर को, 2 दिन तक ये चला था? इसका नाम है सागर कवच। भारत की कौन सी कंपनी फोर्ब्स की विश्व में सर्वश्रेष्ठ बेंचमार्क 2023 सूची में शामिल हुई है? तो भारत की जो एनटीपीसी है उसको शामिल किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर पर पहला मोबाइल टावर किसके द्वारा लगाया गया है? तो 15,500 फुट की ऊंचाई पर लगाया गया है भारतीय सेना की सहायता से। भारतीय सेना ने बीएसएनएल के साथ मिलकर ये काम किया है। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट के किस फॉर्म को शामिल करने की सिफारिश की गई है और जिसको आईओसी ने स्वीकार कर लिया है? तो देखो जो आईओसी है यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है उसने क्रिकेट का जो T20 वाला फॉर्मेट है उसको शामिल कर लिया है ओलंपिक में। ओके,
2028 का 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शुभमन गिल और चमारी अथापत्तु किस माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किए गए हैं? तो ये सितंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किए गए हैं। शुभमन गिल भारत से बिलोंग करते हैं और चमारी अथापत्तु ये श्रीलंका की महिला क्रिकेटर हैं। 2023 विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसको नामांकित किया गया है और इसका रिजल्ट दिसंबर महीने में निकलेगा। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं नीरज चोपड़ा जी को नामांकित किया गया है। पीएम मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का उद्घाटन किया? तो अभी मैंने बताया कि 141 नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र है उसका उद्घाटन किया गया है। सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है माइकल डगलस और इनके अभिनय के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम के लिए सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। अभी जो अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव होगा गोवा में 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में, उसके दौरान। ओके, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम पूछा जा रहा है। तो देखो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसका नाम है जूही। ओके, इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है एलिस्टर कुक और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नए विचारों के साथ में। टेक केयर, खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।